अब कैपिटलिज्म ऐसा है कि भाई आपको टू अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म वन मस्ट ट्रूली अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। क्यों? कैपिटलिज्म जो है वो आपके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का जो है वो हिस्सा है। यानी आपकी दुनिया में जो आजकल जो पूरा आपका ग्लोबल इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर चल रहा है, वो जिस कैटेगरी के अंदर जो है वो आजकल के जो इकोनॉमी जो चल रही है, वो जिस कैटेगरी में शुमार होता है उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटलिस्ट के लिए होता है। अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि कैपिटलिस्ट जो है वो कौन होते हैं और कैपिटलिज्म क्या होता है, तो ये वही चीज़ है कि आपका जो करंट सिस्टम चल रहा है इकोनॉमी का, वो कैपिटलिज्म के ऊपर चल रहा है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, लो टैक्स रेट्स ऑन द रिच एंड द बिग कॉर्पोरेशंस एंड बिलियनियर्स। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको ये थोड़ा सा बताऊं, मैं हल्का से थोड़ा और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैपिटलिज्म बेसिकली है क्या है। तो फ्रेड, बिल्कुल, यानी फुल टाइम फ्रेड स्कैम, दुनिया में सबसे जो बदतरीन किस्म की जो है वो एक इकोनॉमी की जो है वो एक स्ट्रेटजी समझ लो, अप्रोच समझ लो, डिज़ाइन समझ लो, है तो दुनिया की सबसे बदतरीन। लेकिन उसको बेचा इसलिए इस तरह जाता है दुनिया में कि भाई ये सबसे अच्छा है। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि ये लोग कहते हैं कि भाई हम जो है वो चैलेंज, कंपटीशन, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इस तरह की चीज़ों को जो है वो फ्रीडम और इस तरह की चीज़ों को जो हम लोग प्रमोट करते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको जो है वो कैपिटलिज्म के थ्रू करें। ठीक है जी, तो इस हिसाब से इसको बेचा जाता है। जबकि हकीकत में ऐसा है कि कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो हमेशा अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब होते जाता है। ये इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा ये सिंपल हो नहीं सकता। दूसरी चीज़, क्योंकि आपका जो सिस्टम चलता है, यानी जो लोग पैसा कंट्रोल करते हैं वही दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और दुनिया से मुराद ये है कि ना फ़कत लोगों को बल्कि गवर्नमेंट्स को भी। गवर्नमेंट्स जो है वो स्लेव हैं उन लोगों की जो पैसे कंट्रोल करते हैं। ये एक थोड़ा सा परसेप्शन लोगों में बना हुआ है कि गवर्नमेंट्स जो है वो पैसे को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट्स बिल्कुल पैसे को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद जो है वो मकरूज़ हैं, यानी वो खुद स्लेव्स हैं सिस्टम के। ये जो कैपिटलिज्म का सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट्स नहीं चलाते, इसको गवर्नमेंट्स की मजबूरी है कि उसको आगे लेके चलाएं। चलाते वो नहीं है, ये इनका कोई ताल्लुक नहीं है इससे कि कैपिटलिज्म को बंद करे कि चलाएं कि नहीं करें। ये इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, फिर जाके उसके अंदर जो है वो कोई आप कोई अमेंडमेंट्स में कर सकते हो, अमेंडमेंट्स कर सकते हो, या फिर जो है आप कोई चेंजेस ला सकते हो। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट्स या पूरी दुनिया जो है जिस सिस्टम में आजकल चल रही है, उस सिस्टम को चलाने वाले कुछ ही लोग हैं। वो कौन है? वही लोग जो पैसे को कंट्रोल करते हैं। वो है आपका इलीट क्लास, जो कि 1 से लेकर 2.5% है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की, जैसे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र किया। तो ये लोग जो है पूरा सिस्टम चलाते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो इसका हिस्सा है। ठीक है जी, इसका हिस्सा इस हिसाब से कि उनकी मजबूरी है कि उस हिसाब से चलो। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि कैपिटलिज्म का जो मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बताया कि अमीर अमीर होते जाता है और गरीब गरीब होते जाता है, इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को गवर्नमेंट्स और बैंक्स और दूसरे बैंक्स तो खैर है ही हैं, वो तो चलाते हैं इसी को है, क्योंकि जो लोग बैंक्स कंट्रोल करते हैं वही पैसे कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा ये जो पूरी कैटेगरी है, जो पूरा टोला है, ये टोले ने जो है वो गवर्नमेंट्स को भी अपना स्लेव बनाया हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो कोई अफगानिस्तान हो, कि ईरान हो, कि कोई यूरोप हो, कि जो भी हो, दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स आपके पड़े हुए हैं वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं कुछ ही लोगों की, जो है वो कुछ ही लोगों के हाथ चलते हैं। इस वजह से फिर ज़ाहिर है कि जो पैसे कंट्रोल करते हैं तो पूरे गवर्नमेंट्स और दुनिया को भी वही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब जब बात आ जाती है टैक्स लॉस के ऊपर, जो मैंने पहले लिखा हुआ है पॉइंट यहाँ पे कि लो टैक्स रेट्स ऑन द रिच एंड द बिग कॉर्पोरेशंस एंड बिलियनियर्स, ये बेसिकली वही लोग हैं जो कैपिटलिज्म का जो है वो बड़े सपोर्टर्स भी हैं, और ये लोग उसको चलाते भी हैं, और यही लोग हैं जो उसको आगे लेके जा रहे हैं और आज तक लेके जा रहे हैं, और यही लोग हैं जो उसको प्रमोट भी करते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बेहतरीन सोल्यूशन है आजकल के ज़माने में, और ऐसा वैसा वगैरह। हालांकि खैर बड़ा अरसा हो गया कैपिटलिज्म चलते हुए। पहले आपका जो है फ्यूडलिज्म था, कम्युनिज्म था, ये वो इस तरह की चीज़ें, सोशलिज्म वगैरह, फिर कन्वर्ट करके इसके अंदर आ गए। 12, तो पहले पॉइंट के अंदर जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपके जो टैक्स रेट्स तो बेसिकली नहीं, पूरा जो टैक्स कवानीन है, जो टैक्स के होते हैं, जो पूरे उसके कायदा कवानीन जो लोग बनाते हैं, उसके अंदर जानबूझ के ये लोग जो आपका जो क्या नाम है, जो गरीब है और अमीर है, अमीरों के ऊपर बहुत कम टैक्स है, क्योंकि लूप होल्स छोड़े हुए हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से अमीर लोग हमेशा वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि गरीब जो है वो नहीं निकल सकता उसके अंदर से। अब गरीब जो है हमेशा ज़्यादा टैक्स देता है दुनिया में, चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हों, चाहे वो अनडेवलप कंट्रीज़ हों, जो भी हो, गरीब हमेशा जो है वो ज़्यादा टैक्स देता है निस्बतन इन द लॉन्ग रन वर्सेस द रिच। अब रिच से मुराद ये है कि एक बंदा जिसके पास अरबों डॉलर भी है, अगर वो टैक्स देता भी है तो वो शॉर्ट टर्म में हो सकता है बहुत ज़्यादा उसने दे दिया हो, लॉन्ग टर्म में जो है इस तरह नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर लूप होल्स इतने होते हैं कि वो उसके अंदर से इतना ज़्यादा पैसा निकाल लेता है कि जब वो टैक्स देता है तो बहुत कम एक छोटे से अमाउंट के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट करता है उसको, जो जैसे एफबीआर में होता है आप लोगों पाकिस्तान में, जो रजिस्टर होता है उसके ऊपर फिर वो जाके वो टैक्स देता है। बाकी सारा वो टैक्स जो लूप होल्स होते हैं उसके अंदर से वो अपना अच्छा खासा निकाल लेता है। जबकि गरीब है, गरीब कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूरी है उसकी कि दो 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 देते जा, पूरी ज़िंदगी वो टैक्स देते जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ लूप होल्स ये वही है तकरीबन जो मैंने बता दिया।
तीसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड बैकिंग टू द रिच वर्सेस द पुअर। ये भी वही बात है, तकरीबन सेम, कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट से मुराद ये हर किस्म के सपोर्ट, हर किस्म के सपोर्ट जो कैपिटलिज्म होते हैं, या कैपिटलिज्म नहीं, जो कैपिटलिज्म की जो पूरा जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमेशा अमीरों को प्रेफर किया जाता है वर्सेस गरीबों को। गरीबों को इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा इसको अमीरों को फ़ायदा होता है हर लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से, वैसे अदरवाइज हमेशा इन लोगों को जो है वो बैकिंग दी जाती है, हमेशा इन लोगों को सपोर्ट किया जाता है। इसी वजह से आपका एलीट ही है पिछले कई सेंचुरी से, ये कोई 10-20-40 साल की बात नहीं, कई 100 साल की बात है, कि हमेशा आपके अमीर जो है वो फेवर में होते हैं इसके, हमेशा वो जो है इसका एडवांटेज उठाते हैं वर्सेस द पुअर, यानी गरीब लोग। नंबर 4 सेम चीज़ है कि एम्पावरिंग द रिच वर्सेस द पुअर। तो इसके अंदर थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि भाई आपका जो है वो मैं छोटा सा एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ जो अक्सर मैं सेशंस वगैरह में देता हूँ। वो ये है कि एक ज़माने में आपके पास था कि जो इकोनॉमी जो जिस हिसाब से चल रहा था उसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि भाई आपका जो पैसा है वो गोल्ड से बैक होता था, ठीक है जी। तो क्या मतलब है इसका, कि आपका जो है उस ज़माने में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आजकल नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस ज़माने में थी, अब इस पे प्रायर टू 1971 वो इस तरह के भाई कोई भी पैसा जो है, कोई भी, यानी गोल्ड का बिल जो है, गोल्ड का नहीं, डॉलर का बिल, यानी 1 रुपये, 1 डॉलर हो, 10 हो, 20 हो, जो भी, इंसान जो है वो जब मर्जी होती है उसकी, फ़र्ज़ करो वो जाके बैंक में बोलता है भाई ये पैसे लो और मुझे इतना ही का ही गोल्ड वापस दे दो, तो वो कन्वर्टेबल था, यानी आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे आप लोग क्रिप्टो लेते हो ना, बिटकॉइन लिया, ये लिया, वो लिया, उसको आपने बेचना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, तो आप 1-2 क्लिक मारो, एकदम से आपके पास यूएसडीटी आ जाता है, उसने आपने बेच दिया। इसी तरह समझ लें कि जैसे उस ज़माने में आप अपने पैसे जो है वो गोल्ड के लिए बेच सकते थे। वैसे तो कन्वर्ट लफ्ज़ सही है, मगर समझे कि आप उसको बेच सकते थे, यानी बैंक में जाओ, बोले भाई मेरे पास $10 है, या आप रखो, मुझे $10 के जो है वो गोल्ड दे दो। ये आज नहीं कर सकते हो आप लोग, लेकिन उस ज़माने में था, क्योंकि उस ज़माने में बैक होता था गोल्ड से, जो पैसा है आपका। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, वो लोग जिन्होंने जो है पूरा दुनिया के बैंक्स वगैरह वो सारे सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करने थे, उन्होंने ठीक-ठाक इसके ऊपर जो है फड्डे-वड्डे किए, ज़बरदस्त किस्म के जो है वो प्रोपेगेंडाज़ और ये और कॉन्स्पिरेसी और सारा अपनी प्लानिंग-व्लानिंग करके, उसके बाद क्या किया कि 1971 में प्रेज़िडेंट जो है वो निक्सन था अपना अमेरिका में। अचानक एक दिन क्या हुआ कि भई उसने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया पैसे को, यानी पूरी जो इकोनॉमी थी, टोटल ग्लोबल इकोनॉमी, और जो आपका डॉलर है, ज़ाहिर है कि वो रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब क्या है कि आप रिजर्व करेंसी यानी फॉरेन करेंसी, वो ये एक मेन इंटरनेशनल करेंसी है जिसके अंदर आपका 80-85% जो है वो सारे पेमेंट्स ऑन द ग्लोबल स्केल, यानी दुनिया में इंटरनेशनली 85% जो पेमेंट्स होते हैं हर चीज़ के लिए, गुड्स हो, सर्विसेज वगैरह वगैरह, वो डॉलर्स में होते हैं। उस ज़माने में भी ऐसी था, इसी तरह आज भी। अच्छा, जब इसने हटा दिया गोल्ड स्टैंडर्ड से, तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब क्या मतलब है इसका, कि सबसे बड़ा जो स्कैम शुरू हुआ है वो 1971 से शुरू हुआ। 71 से पहले फिर भी ठीक था, कोई इतना बड़ा स्कैम कुछ नहीं था, सिस्टम बिल्कुल ठीक था, काफ़ी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, आपका इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, बड़ा कंट्रोल था, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम आपका चल रहा था, बिल्कुल जैसे कि समझ लें कि जब बिटकॉइन साइडवेज नहीं जा रहा होता, इसी तरह समझ लें कि आपका डॉलर भी साइडवेज जा रहा था, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टेबिलिटी शो करता है वो, वर्सेस, क्योंकि पैसा जो है वो कोई स्टॉक नहीं है आपका। क्रिप्टो शिप्टो तो फिर भी स्टॉक है, स्टॉक वो जब साइडवेज जा रहा होता है तो इंसान बोर हो जाता है उससे, लेकिन डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू होती है जो आपके जेब में पैसा पड़ा हुआ है, तो वो साइडवेज जब जा रहा होता है, इसका मतलब ये है कि स्लोली स्लोली अगर इंक्रीज भी करता है तो अच्छी बात है, वर्सेस डिक्रीज। तो आप जो है वो बड़ा खुश होते हो कि भाई चलो मेरे पास जो भी पैसा पड़ा हुआ है 1 साल से 2 साल से 4 साल से, उसकी वैल्यू तकरीबन सेम है, यहाँ सेम नहीं है तो थोड़ी ऊपर जा रही है लेकिन नीचे नहीं जा रही। तो इस किस्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो दुनिया में थी, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड था। अब जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया, इसका क्या मतलब है कि पैसे को पैसा बैक करना शुरू हो गया, यानी पहले पैसे को गोल्ड बैक करता था, अब पैसे को पैसा बैक करना शुरू हो गया। तो उस दिन के बाद से आप जाके बैंक में ये नहीं कह सकते हो आज तक कि भाई ये मेरे पास $10 पड़ा हुआ है, ये पकड़ो मुझे $10 के गोल्ड दे दो, यानी कन्वर्टेबल। तो वो कन्वर्टेबल नहीं, आपको बैंक अभी जाके पैसे नहीं दे, वो गोल्ड नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि भाई वही लोग, वही फैमिलीज जो आपकी दुनिया में सारे सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं, उन्हीं लोगों ने फेडरल रिजर्व बना लिया। अब फेडरल रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा बैंक है, आप लोगों को पता है, और उसके बाद वो जो पावल चेयरमैन है उसका, जिसके ऊपर आप आते हो सुबह शाम, आप लोग शोर मचाते हो कि भाई वो सीपीआई जो है वो डेटा आने वाला है, वो सीपीआई के लिए जो है वो कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है जो भी है उसने अनाउंसमेंट करनी है, वो बिटकॉइन का क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कि ये कि वो, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि क्या करेगा। ये वही लोग हैं, ये जालान के पावल शावल तो ये तो नया आया हुआ है, लेकिन वो जो लोग उसको कंट्रोल करते हैं, जो लोगों ने उसको बनाया, ये वो लोग हैं कि जो आपका सेंट्रल बैंक दुनिया में जितने भी हैं वो सारे कंट्रोल करते हैं, यानी बेसिकली जितना भी सर्कुलेटिंग पैसा है दुनिया में वो सारे यही लोग कंट्रोल करते हैं। अच्छा,
अब वो बनने के बाद क्या हुआ कि इनके हाथ में आ गया पूरा सिस्टम कि भाई जब मर्जी जितना पैसा छापने चाहो। उसी वजह से कि आप 1971 के बाद जाके आप उसका पूरा अगर ट्रेजेक्टरी देखो जाके, तो आप देखते हो कि बिल्कुल एक किस्म का इम्पल्सिव मूव मारा है ऊपर। यानी जो पैसे की सर्कुलेशन है ना, टोटल जो सप्लाई है पैसों की, उसकी जो सर्कुलेशन है वो पता नहीं कितने 100 मरतबा जो है या कितने हजार मरतबा वो बढ़ चुकी है 1971 से अब तक। हालांकि इतना भी कोई पुराना टाइम नहीं है, कोई 50 साल हो गए उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आपकी। उसके नतीजे में क्या होता है कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब नहीं होगी फिर दुनिया में जो है वो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि दोनों जो है हैंड इन हैंड चलते हैं। दोनों का हाथ बिल्कुल एक साथ है, यानी वो दो उंगलियों के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पैसा छापना हो गया, सारा कुछ जब मर्जी छापो, ये वो हिसाब किताब। और गवर्नमेंट्स याद रखिए पैसे नहीं छापते, ये काम गवर्नमेंट्स का नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ क्या करते हैं कि भाई कुछ ट्रेजरीज वगैरह हो जाए, कोई अपने बॉन्ड्स ये वो हिसाब किताब दे दो भाई आप बैंकों को, उसको उस बदले में वो कहते हैं कि भाई पैसे छापो, तो वो जाके पैसे छापते हैं। और अच्छा क्या होता है फिर इस चक्कर में कि वो बैंकों के मकरूज हो जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका का भी ठीक ठाक कर्जा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो IMF अगर अमेरिका में है तो फिर वो जो है अमेरिका कर्जदार नहीं हो सकता, ये वो हिसाब किताब। ये मैंने काफ़ी मरतबा लोगों को बताया वैसे सेशंस में कि अमेरिका के भी कोई 24-25 ट्रिलियन डॉलर शायद ज़्यादा हो, लगभग 24-25 ट्रिलियन डॉलर जो है वो कर्जा अमेरिका का है। उसकी जीडीपी उठा के देखो तो 21-22 ट्रिलियन है सालाना। जीडीपी से मुराद ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, यानी जो इनकम है, फर्ज करो जो कमाता है वो। तो अमेरिका सालाना कमाता 21-22 ट्रिलियन है, उसका जो कर्जा है टोटल 24-25 ट्रिलियन है। अगर वो अपने पूरा साल का जो भी कमाता है उसको अगर वो डाल देना कि भाई मेरा जो है वो कर्जा खत्म हो, तो तब भी उसको फिर भी 2-3 ट्रिलियन और चाहिए। तो इस वजह से ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई उसका कर्जा कभी भी खत्म हो। आजकल की बात नहीं है, ये कभी भी उसका खत्म नहीं हो सकता, जिसकी वजह से फिर ये लोग CBDCs की वगैरह की तरफ जा रहे हैं, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये वो हिसाब किताब। और उसके नतीजे में फिर इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया हुआ है क्रिप्टो का, ये नहीं लोगों ने किया हो। ठीक है जी, बेशक किसी को यकीन हो ना हो, मगर इसके पीछे अगर आप पूरा उसका जो इकोनॉमिक समझते हो ना, तो फिर आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाता है कि आप लोग जो है अपना थोड़ा सा गेस कर सको कि भाई ये सारा सिस्टम क्यों चल रहा है। राइट, बैक टूवर्ड्स द पॉइंट। भाई पांचवा हमारे पास है क्रिएट मोर जॉब्स बाय कीपिंग स्टेबल वेजेस एंड नॉट रेजिंग द मच टू द फेवर ऑफ द रिच वर्सेस द पुअर। तो यहाँ पे पांचवा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये आप सब के लिए, भाई आप लोगों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, चाचा मामा ये वो सब के लिए जो भी काम करते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि फ्री हैंड दिया हुआ है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है जी, याद रखें कि गवर्नमेंट्स जो है वो खुद स्लेव्स हैं इस सिस्टम का। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो भी हो, सारे जो है वो कैपिटलिज्म के सिस्टम में जो भी बना हुआ है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसका, जो ग्लोबल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसके स्लेव्स हैं आपकी हुकूमत। जितने भी हुकूमतें हैं दुनिया में सारे इसके स्लेव्स हैं। अच्छा, अब क्योंकि इसके स्लेव्स हैं तो कैपिटलिज्म को चलाने वाले लोग जो है वो गवर्नमेंट्स नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि गवर्नमेंट्स नहीं है तो फिर जो सिस्टम बनाया हुआ है इस आपका जो पूरा इक्तसादी या जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है कि फ्री हैंड दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स को। अब एम्प्लॉयर्स की मर्जी है कि वो बोले भाई आ जाओ इधर, मैं आपको भाई घंटे के 20 रुपए देता हूँ आप काम करो, या घंटे के 200 रुपए देता हूँ आप काम करो, या जो भी है। तो वो खुद सेट कर सकता है इस चीज़ को, उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकती। यानी एज अ थर्ड पार्टी गवर्नमेंट्स के हक नहीं है कि गवर्नमेंट्स आके इस चीज़ को तय करे या सेट करे कि भाई आपने फलां बंदे को इतना मिनिमम जो है वो पैसा देना है, ये गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ ये कि वो जो है हमेशा वो कोई स्टेबल तो होता नहीं, यानी वेजेस जो है वो इस हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं कि भाई चलो आपकी इन्फ्लेशन आगे बढ़ गई, चीज़ें महंगी हो गई तो तनख्वाहें थोड़ी बढ़ा दो, और ये वो हिसाब किताब वगैरह वगैरह। ठीक है, सिवाय कुछ मुल्कों के, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड या मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो सारे जो है इसी चीज़ का स्लेव्स हैं, और वो लोग जो है इंटरवीन कर नहीं सकते। अच्छा, अब क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो उसकी मर्जी, वो बोलेगा भाई मैं आपको जो है घंटे के 200 रुपए देता हूँ, या मैं 150 रुपए देता हूँ, जो भी है आपकी मजबूरी है, आप जाके काम करो। तो कैपिटलिज्म में दुनिया में चाहे डेवलप कंट्रीज हो चाहे अनडेवलप कंट्रीज हो, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान टाइप और नेपाल और इंडिया बांग्लादेश है वो सारे, इनमें से कोई भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, और इसी सिस्टम के अंदर ये लोग चलते हैं सारे। सो सारा पावर जो है एम्प्लॉयर्स के हाथ में, कोई पावर जो है कुछ भी नहीं है एम्प्लॉयज़ के हाथ में, यानी उनके पास राइट्स नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते, उनकी मर्जी, ये काम करना है करो, नहीं करने तो नहीं करो, ये वो वाला सिस्टम है। तो ये कैपिटलिज्म जो है अलाउ करता है इस चीज़ को। अच्छा, छठा जो है वो है कि भाई टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बड़ा एक जोक मारते हैं दुनिया में जो ये लोग इसको प्रमोट करते हैं कि कैपिटलिज्म बड़ा ज़बरदस्त है और ये और वो है, तो वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम लोग इसको हमारे लिए जो है वो सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो है ही कैपिटलिज्म। वंस अगेन क्यों कैपिटलिज्म है, क्योंकि सारी दुनिया का सिस्टम आपके जो है वो अमीर लोग कंट्रोल करते हैं, तो इस हिसाब से वो गवर्नमेंट्स भी उनके स्लेव और ये वो हिसाब किताब सारा कुछ जैसे बता दिया मैंने।
इस हिसाब से होता क्या है कि वो बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती इसी कैपिटलिज्म से, क्योंकि जितना जो है वो हम लोगों को चैलेंजेस देंगे, जितना हम लोगों को जो है उसके क्रिएटिविटी को हम लोग प्रमोट करेंगे, हार्ड वर्क को हम प्रमोट करेंगे वगैरह वगैरह, इतना ही ज़्यादा जो है वो सोसाइटी के लिए अच्छा होता है, तो माशरा जो है बड़ा जोर लगा के ऊपर आएगा। ये जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई, बल्कि बहुत सारे नहीं है, मेजॉरिटी है। यानी किसी भी मुल्क में आप चले जाओ तो वहाँ पे 60% होते हैं तकरीबन जिनकी कोई फाइनेंशियल लिटरेसी खास है ही नहीं। जब आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी खास नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि पैसा क्या है, आता कहाँ से, बनता क्या है, सिस्टम क्या है, ये वो हिसाब किताब, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जाके कोई बिजनेस में कामयाब हो जाओ। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वो तुक्का मारना अलग बात है, किसी ने तुक्का मार लिया, कुछ कोई काम कर लिया, चलो आगे चले गए। अदरवाइज जब फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो फिर ये हो नहीं सकता। तो लिहाजा इस वजह से जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी माशरे के अंदर, जब मेजॉरिटी वो गरीबों की तरफ या मतलब गरीब रहेंगे या मिडिल क्लास टाइप रहेंगे, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि फिर आपका जो है कोई खास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। जिस वजह से नहीं है, कभी भी किसी भी मुल्क में चले जाओ वहाँ पे कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, किसी भी मुल्क में नहीं, चाहे वो अमेरिका में जाओ, जिधर भी चले जाओ। बहरहाल 7, मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर वर्ल्ड सोसाइटीज, पावरफुल एम्प्लॉयर्स, पुअर एम्प्लॉयज, नो इक्वालिटी, डिफाइंड इनकम्स अगेंस्ट द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज, कीप चार्ज एंड कंट्रोल ह्यूमंस एज स्लेव टू द सिस्टम। तो ये बिल्कुल तकरीबन वही चीज़ है कि कैपिटलिज्म जो है इस चीज़ को अलाउ करता है कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके फाइनेंशियली और अदरवाइज। ये तो एक हो गया। दूसरा, पावरफुल एम्प्लॉयर्स, पुअर एम्प्लॉयज, ये मैंने बता दिया कि एम्प्लॉयर्स को जो है बड़ा हक दिया हुआ है, बड़ा उनको राइट्स दिए हुए हैं, बड़ा उनको पावर दिया हुआ है, जबकि एम्प्लॉयज के पास कोई हक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर नो इक्वालिटी। नो इक्वालिटी से मुराद ये है कि बिटवीन द रिच एंड द पुअर कोई इक्वालिटी नहीं है। दूसरा ये है कि रिच तो छोड़ दो, यानी अमीर तो छोड़ दो, आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मिडिल क्लास और गरीब जो है इनका ही डिफरेंस इतना बढ़ जाएगा कि ऐसा लगेगा जो मिडिल क्लास है वो ही अमीर है। बल्कि अमीर को तो छोड़ दो ना, खाली जो मिडिल क्लास है उसको भी अमीर लोग समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास और जो गरीब है इनका भी डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ डिफाइंड इनकम्स अगेंस्ट द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज। तो ये वही चीज़ है कि भाई मिसाल के तौर पे कोई हक नहीं उनके पास, एम्प्लॉयज़ के पास। एक बंदा आता है, कहता है यार मैं बड़ा ज़बरदस्त काम करता हूँ, मेरे पास ये डिग्री फलां 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 जो भी है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है उसके हाथ में वो कहता है मैं आपको ये फिक्स तनख्वाह इतनी देता हूँ, महीने के 25,000 30,000 35,000 जो भी है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो है क्या करते हो, क्या डिग्री ली है, नहीं है, जो भी है, काम करना है आ जाओ भाई, नहीं करना भागो यहाँ से। वो बंदा मजबूर हो जाता है कि भाई क्योंकि उसने घर चलाना है, जिम्मेदारी है, हिसाब किताब है, तो वो आके काम कर लेता है। अब असल में जो वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पेमेंट नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पे जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी एफिशिएंसी है काम के अंदर, जो उसका हार्ड वर्क है, उसकी क्रिएटिविटी है, सारा कुछ, उसका डिसिप्लिन, उसके एटिकेट्स, उसके प्रिंसिपल्स, उस हिसाब से वो जो है वो उसको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा है। यानी उसका रिवॉर्ड बनता है मिसाल के तौर पे महीने का 60,000, उसको दे रहे हैं 30,000। तो हर माह यानी मंथली बेसिस पे 30,000 रुपए कमतर उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में है भाई, एम्प्लॉयर्स है, बस वो बोलेगा मेरे हाथ में, मेरी मर्जी, मेरा काम है, मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मेरा हिसाब किताब है, तुमने काम करना है आ जाओ, करो, नहीं करने भागो यहाँ से, कोई और आ जाएगा। ये कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो ज्यादा होता है। ठीक।